उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जो कृषि भूमि है वो कम होती जा रही है और जब से पलायन की रफ्तार ने जोर पकड़ा तो इसकी जो बंजर होने की जो रफ्तार है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। पलायन चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, पौड़ी गढ़वाल जो सबसे ज़्यादा इसकी मार झेल रहा है उसकी तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। लेकिन अपनी माटी को फिर से जुड़ने के लिए बहुत से ऐसे युवा या बहुत से ऐसे लोग हैं जो महानगरों की भाग दौड़ भरी और प्रदूषण जो है उसको छोड़कर फिर से अपने गांव की तरफ लौटे। एक ऐसी कहानी है रिटायर कर्नल यशपाल नेगी की, जिसको कवर करने के लिए हम उनके गांव पिरगणा जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के बीरों खाल में ये गांव है जहां दोनों पति पत्नी अपनी जो सेकंड इनिंग है उसकी जो ज़िंदगी हंसी खुशी अपने पूर्वजों के तैयार खेतों में बिता रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, वहीं सुकून से रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में पंचायत चुनाव ने दस्तक दी और गांव वालों ने उनको सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रधान नियुक्त कर दिया। तो एक जवान जो किसान और उसके बाद फिर एक प्रधान, ये पूरी एक कहानी आपको हम बताने के लिए ले चल रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो चलिए रूरल टेल्स के साथ इस कहानी को बारीक से समझिए। इसमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ और हैं, बहुत सी समस्याओं का जिक्र हमने कर्नल यशपाल नेगी से किया और उन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जो उत्तर हैं वो दिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। खेती बाड़ी की जो हमारी कहानियां हैं, जो पूरी सीरीज है वो हमें ले आई है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है उसका जो बीरों खाल ब्लॉक है उसके एक छोटे से गांव में। यहाँ कैसे एक जवान किसान बना और कैसे फिर वो अपनी पूरी जो सेकंड इनिंग है फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद वो कैसे गांव में रह रहा है, क्या उसकी सोच है, कैसे उसने आसपास के अपने पुराने बंजर खेतों को फिर से आबाद किया, वही हम जानने समझने रिटायर कर्नल यशपाल नेगी के गांव पहुंचे हैं। गांव का नाम है वीरगणा। तो ये कहानी हम इसलिए भी आपको बताने आए हैं कि उत्तराखंड के जो अलग अलग हिस्सों में बहुत से जो लोग हैं वो वापस रिवर्स माइग्रेशन करते हैं, अपनी जड़ों को जुड़ते हैं, अपने पुराने पुश्तैनी जो पहाड़ काटकर यहाँ के पूर्वजों ने जो सीढ़ीदार खेत बनाए थे उनको कई सालों तक सींचा था, अनाज अपने लिए उत्पन्न किया था और धीरे धीरे एक दशक के बाद कई सालों में धीरे धीरे ये लोग नीचे की तरफ शिफ्ट हुए और खेत भी धीरे धीरे बंजर होते गए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं उत्तराखंड में कि माइग्रेशन जब हुआ और उसके बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ आने वाली पीढ़ियों में, तो उन्होंने कुछ करने का उनके अंदर जज्बा था और यही जज्बा यशपाल नेगी के मन में था, कर्नल यशपाल नेगी के, और उन्हीं को जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। तो कहानी है एक रिटायर फौजी की जो बन गया है अब किसान। उन्नीस 1981 फरवरी में मैं फ़ौज में भर्ती हुआ, मैकेनाइज इन्फेंट्री में एक जवान के तौर पे। अहमदनगर हमारा ट्रेनिंग सेंटर था। 1985 में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए दिया मैंने और फिर आर्मी कैडेट कॉलेज जो कि हिस्सा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का, वहाँ चला गया। 1986, 87, 88, 89 मतलब 86 से 89 तक 3 साल वहाँ पे रहा और 89 से 90 IMA में रहा मैं अलामीन कंपनी में। 9 जून 90 को मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर सेना आयुध कोर जिसको बोलते हैं उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पे मुझे तैनात, मतलब कि पद मिला मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट का। उसके बाद में अलग अलग जगहों पे नौकरी की हमने। हिमाचल स्काउट्स में रहा, लाहौल स्पीति में,
आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के उसमें काफ़ी डिपोज में रहा। बेसिकली मैं अम्युनिशन ऑफिसर रहा अपने कोर में, जो कि एक्सप्लोजिव से हैंडल करता है, गोला बारूद को देखता है। सियाचिन में सर्विस की, लेह लद्दाख में रहा, नॉर्थ ईस्ट में रहा, राजस्थान में रहा, सब जगह आर्मी हेडक्वार्टर में रहा, कोर हेडक्वार्टर में रहा। काफ़ी जगह नौकरी करने के बाद में 2016 में रिटायर हुआ मैं, और उसके बाद हमारे को 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है, री एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फिर उसके बाद 2020 अगस्त तक मैं फ़ौज में रहा, और अगस्त 29 तारीख को अपने जन्मदिन से एक दिन पहले फिर मैं रिटायर हो गया। तो टोटल मेरी जो सर्विस है वो लगभग 39 साल फ़ौज में रही। मैं आपको एक बात बताऊं, हम मतलब जैसे आपको अभी दिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं थे, बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत ही बिगड़े हुए अपने स्कूल के दिनों में। फ़ौज में भी मतलब हाथापाई, बॉक्सिंग वगैरह तो मेरा गेम ही था। और मुझे नहीं पता कि अगर बीना मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं क्या होता। आप ये बात बताइए, मई 1985 में मेरी शादी हुई, और अगले साल हम सेलेक्ट हो गए भारतीय सेना में एक अधिकारी बनने के लिए। एक वो इंसान जिसके लिए कि सब बोलते थे कि ये कुछ नहीं हो कर पाएगा, उसका एकदम से भाग्य चेंज हुआ। तो मैं सच बताऊं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बीना है। मैं जो कुछ भी हूं आज उनकी वजह से हूं। आज मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूं, ये शायद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने उन पे थोपा है, उनकी भी इच्छा थी। लेकिन अगर आज हम इस खेती को कर रहे हैं, इस मिट्टी का थोड़ा सा भी कर चुका पा रहे हैं, तो बीना की वजह से है। मैं बोलता हूँ, अगर कल ये बोले ना कि मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो मैं उससे पहले सड़क पे पहुँच जाऊँगा, चल भाई मैं भी चल रहा हूँ। क्यों, मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं किसी पे नहीं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पहाड़ में लोग बाहर जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेडीज़ की वजह से जा रहे हैं, लेकिन एक स्त्री जिसने कि इतने साल फ़ौज में बिल्कुल एक अधिकारी की पत्नी के तौर पे रहें, खूब ठाठ किए, सब कुछ किए, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम इनके हाथ देखो, नाखून ख़त्म हो चुके हैं। उनको ये नहीं होता है कि यार मेरे जूते फट चुके हैं, जुराब फट चुके हैं। इनका बस एक सिर्फ जुनून सा है, बस खेत खेत खेत। मतलब मैं कितनी बार तो ये बोलता हूँ कि शायद ये मतलब कि ज़्यादा ही अपने को एक्सर्ट कर रही हैं, मतलब परेशान हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग होंगे तो तब कुछ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन बीना जैसी एक गांव में 10 स्त्रियां हो जाएंगी, उस दिन पहाड़ की दशा दिशा सब कुछ बदली हो जाएगी। बस सुबह तो रोटी उठ खा के सुबह 6-7 बजे रोटी खाई देंदा, 7 बजे करीब, और फिर पुंगड़ चल जाता। फिर आंदा 12-1 बजे करीब, फिर दिन खाना, और फिर शाम वक्त 3-3:30 और 4 बजे तक तो जाने पुंगड़ चल जाता। बस रोज एक दिनचर्या ये बहुत हुई अब तो 30-35 से ज़्यादा हुई होला। और फसल वगैरह भी बड़े होने से थोड़ा बहुत है, मतलब जितना हम मेहनत करता वो हिसाब से ठीक हुए जान। बचपन में भी कहा चावल खेती ब्याह से पहले? हाँ, ब्याह से पहले भी कहा जाए, और तब यह खाए के तो का ही चाहिए, तो मैं अकेले चाहे, मेरी सास और चाहे और मैं चाहे काम करने वाले 2 लोग। और बस आप फिर शुरू कर रहे खेती में काम करना। यशपाल जी बुनाची की बहुत जीवन में बहुत कुछ घटना हुआ है, बहुत किस्मत चेंज हुआ है जब से आप हो। लकी तो चाहिए आप
और ये तो मैं मतलब कि अब वो मनन चाहिए था ये, लेकिन मैं यार मनन तो ये कि हर कैक भी मेहनत छ, तो वो इतना मेहनत का आई। और आप यकीन नहीं कर ला, मेहनत इतना मेहनत का आई कि वो तो अगर कोई कोर्स समझान चाहे हम, और जब मतलब को पेपर हो जाए तो सब लोग तो सब अफसर तो जो बिछाया कोर्स वाला तो सब पढ़ा लिखा, तो यूँ भी मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह करके यार, तो मतलब यो रात जब बैठन चाहे कुर्सी में शाम वक्त हम रात खाना खान चाहे, और एक बार जब ये कुर्सी में बैठन चाहे और सुबह उठन चाहे और फिर एग्जाम देना हो जान चाहे। मेहनत मैं तो बोलूँ तो कि वही मेहनत चाहिए। मैं यार तो पता नहीं अब कहाँ किस्मत हो लूँ, पर मेहनत यूँ बहुत। जब वो लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट बड़े घर आवला तब तो आप आंखों में आंसू आई गया तब आ गया। हाँ वो तो छे पर मतलब मैं ये बताना चाहूँ कि मतलब यो जो मैं को बोल दी वो तो मतलब क्या होता कि मैं तो सोचूँ कि मेहनत ही सबसे बड़ी छ। देवभूमि बोदान ईको नर नारायण वास च, पार्वती को महत यखीच, शिव जी को कैलाश च। देवी हर देवतों को भी यख हर पर्वत परवास च, तपोभूमि ऋषियों की ईच सबको यो विश्वास च। गंगा जमुना धौली काली शान छन गढ़वाल की, हो तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। जो नई पीढ़ी लड़की जिन उन दगड़ी समस्या आनी चाहिए, ये पर आप क्या राय है? ये बता मैं किराया दे सकूं, मैं तो खुद में बच्चा भी आवी ना बना जे शादी करना कर मैं सच में बताना समय वो सब मेरे पूछ शादी का हाल बनाना निकाय में कि ये मतलब हमारा लड़का बोलो कि मैं तो इन लड़की छें जो गारम भी रह मैं वो बोंदे मतलब एक भी रह सके एडजस्ट कीजिए। पर आज मैं ये सोचा ल कि अगर मैं अब मैं आप खुद बच्चों को बोलूँ छो कि ना बना चाहिए शायद करना करने, लेकिन मैं बोलूँ एक दिन जरूर वक्त बदला लो अच्छा से वो शायद करना कर हाँ बोला और कार भी शादी और घर भी आल घर तो वो आना कर बहुत खुश थी, वो घर आंदा चाहिए आप यकीन नहीं कर ला वो घर आंदी ना जब भी, लेकिन वो ये नीचे क्यों घर में बैठा रहा। अगर हम खेत में अच्छा काम करना कर तो वो भी काम करा, ये खेत पुंगड़ा खाना में जितना मदद ऊल गाय हमारे जितना हम लगाए उतनी मदद ऊल भी गाय। और मेरे जो भतीजों का बच्चा ची वो भी आए वो तभी मैं लिए काम में लगा ना बुढ़ापे तक डांट पड़ती है अब मेरे को ये काम तो आता नहीं है तो बिना बोलेगी अरे इसको ऐसे करो अरे इसको सिखा रही है मुझे। दानिया क्यों मदन छिड़ी वावा जनती का लोगों, देखण द्यावा धिया को दुलैया, देखण द्यावा धिया को दुलैया। जान दूनी छौमी पचण दूनी छौमी, कह देण धूली अरग, कह देण शंख की पूजा। वीरगणा जो गांव है वो ठीक पीछे दिख रहा है, ये जो वीरोखाल ब्लॉक है उसका अंतिम गांव है और यहाँ से फिर थलीसैंण ब्लॉक लग जाता है। जब कर्नल यशपाल नेगी फौज में भर्ती हुए तो उनकी एंट्री फौज में एक जवान के रूप में हुई और उसके बाद फिर वो जो जवान को भी मौका मिलता है सेना में अफसर बनने का तो उनको मौका मिला, उन्होंने टेस्ट पास किए और फिर जो ACC विंग होती है उससे के थ्रू फिर वो
IMA में उन्होंने पास आउट किया और पास आउट होने के बाद फिर वो अलग अलग सियाचिन में, लेह लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में और भारत के कई अलग अलग जो आर्मी के ऑफिस है, इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ उन्होंने नौकरी की। बचपन से उनका लगाव था अपने पैतृक गांव से। जब भी यहाँ गांव आते थे तो गांव में भी खेती बाड़ी में जुट जाते थे और रिटायर होने के बाद उनका मन था कि गांव शिफ्ट होना। इसी बीच कोविड की लहर आई और कोविड की लहर ने बहुत सारे लोगों को अपनी गांव की तरफ पुनः वापस जाने को विवश किया कई कारणों से। लेकिन कर्नल साहब जब कोविड में यहाँ पहुँचे गांव में तो उन्होंने जो खेती बाड़ी है वो शुरू कर दी और इसमें उनका पूरा साथ दिया उनकी धर्मपत्नी जो बीना नेगी उन्होंने। तो दोनों पति पत्नी इस गांव में खेती बाड़ी करने लग गए। शुरुआत में उन्होंने आसपास जो उनके खेत थे वो शुरू किए और आज की तारीख पे करीब 30-35 खेतों को उन्होंने आबाद कर दिया है जो पहले पूरी तरीके से बंजर हो रखे थे। उनसे प्रेरणा लेके गांव के कई और लोगों ने भी जो रिटायर होने के बाद गांव में आ गए हैं और वो भी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। इस गांव में बहुत खेती है। ये एक बिल्कुल रिच पर बसा गांव है जो वीरगणा है और समुद्र से लगभग इसकी हाइट है लगभग 1600-1700 मीटर और दोनों तरफ रिच के इस तरफ भी बहुत खेत हैं ऊपर से लेके नीचे तक। ये जो पूर्वी नयार है उसके पास ये जो पूरी वैली है नीचे तक बसी हुई है। आसपास आपके पूरे जो चीड़ के जंगल हैं वो हैं। तो गांव बहुत खूबसूरत है, पुराने मकान भी यहाँ पर हैं। और जब यशपाल नेगी का जो जज्बा है, जुनून है खेती किसानी को लेकर, सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी को लेकर, तो जो स्थानीय लोग थे गांव के इस ग्राम सभा के, उन्होंने जब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो लोगों ने कहा कि आप प्रधान बनिए और उनको निर्विरोध तरीके से प्रधान नियुक्त कर दिया गया। रोडम बटे कर अब रोक सक्छ हाँ अरे अब एक धनु यो छ दुई समस्या छ ये पल्ले धेर छ और बाकी बंजर होएगा सब। मतलब 3-4 खेत के हैं आपका? हाँ 3-4-5 धन का कहीं फूल आप अकेला? हाँ अकेला। अब 9 ना बुआरी कक्षी सबसे पुणे भएर आना गर्मी में आने वाला बीच में। हाँ कभी कभी आला कभी कभी हाँ उम्र घंटे होएगा वाला 70 साल 70 हाँ 70 होएगा वाला 70 तक होएगा वाला। तो यूं थे भी सिखाया आप दिया कर्नल साहब थे भी सिखाया खेती करण है। कर्नल जैसे का सब होता है, कर्नल सिखा सब होता है, कर्नल जैसे का सब होता है। कारो है। हाँ आप खेतन के बुती छु यो उर्द चौलाई आरो मंडुआ बस यो कोई यो बीन्स यो। जब आप एक बियो करी क्या आवलो तब तो तल्ले मल्ले सब सारी वो एक धनु बांधी छ। हाँ हो तो ओ ताल रोडा डिस हमार चुआको बर्साता छन् बर्सात रहन्छ गोबर तब गोबर वखिलो हुन्छ। आपका क्वाद हुन्छ कदको डोरा भुरेर हुन्छ क्वा त हमार छक्का हुन्छ है 14-15 क्विंटल हो जान्छ 60 ये धान मतलब गेहूँ और अब तो जा खेती नहीं हुई तो क्या होना मतलब अपन खाना को ओ पूरा हो जान्छ पूरा साल भर। हाँ हर दिन हम कभी कुछ नहीं जान्छ। हाँ दाल ना सिर्फ चिन्नी चियापत्ती बस और आप तो सब दिन मोल ही पड़। खुद ही बनाना चाहिए। हाँ बस आप तो
तो अब गांव में जब आ गए थे तो क्या करना है, तो हमने ये जो खेत हमारे खाली पड़े हुए थे तो इनको आबाद करने का हमने सोचा। और आपको जैसे पता है कि 2020 में लगभग अगस्त के बाद पहाड़ में बारिश नहीं हुई थी, 7-8 महीने बहुत सूखा पड़ा था। तो हमने ट्रायल के तौर पे किया, और हम उसको बोलते हैं, वो हमारा सबसे पहला था टास्क था कि हम वो जो खेत हमारा एक, उसमें हमने खैंडना शुरू किया अपने कुटले वगैरह से। थोड़ा सा पानी डालते थे, खैंडते थे, पानी डालते थे, खैंडते थे, और जब वो हो गया ना तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ी कि हम आगे कर सकते हैं। और फिर अभी ये जो आप धार देख रहे हैं, इसमें हमारे 8 खेत हैं। अब जैसे ये बंजर खेत हैं साइड के, ऐसे ये भी थे, कांटे वगैरह थे, इसको भी हमने उसी तरीके से शुरू किया। और फिर बाद में मैं ट्रैक्टर लेके आ गया। और जब एक बार खेती आप करना शुरू कर देते हैं, उसमें मेहनत डालते हैं, और जब अन्न उगना शुरू हो जाता है, अब अपने खेतों का कोदा हुआ, झुंगरा हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, मिर्च हुई, हर चीज़ अपनी होनी शुरू हुई, हल्दी हो गई, तो बस उसके बाद रफ्तार पकड़ ली। और फिर वो पता नहीं क्या है, जुनून सा आ गया। मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम 2 लोगों के बस का नहीं है उतना खेती करना जितना हमने अभी कर दिया है। अब आप जहाँ पे देखिए हमने गहत लगाए हैं, अब उसका घास निकालने में उसको मतलब कि बीना जी को और हम दोनों लग जाएं तो हम तय कम से कम मतलब कि 15-20 दिन लागला। लेकिन करना तो है ना कुछ तो करें, बैठ के तो हम मर जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि हम अपनी खेती में क्यों ना करें इसको। तो एक छोटा सा अपनी तरफ से एक ये अपने पूर्वजों का कर्ज भी चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन खेतों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, उन खेतों को बंजर न छोड़ो, अपने सामने रहते। मतलब मैं चाहे जैसे भी साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, नीति उससे करूँगा। मैं लोगों को बोलूँगा, बाहर से लाऊँगा, मजदूर पकड़ूँगा, पर यह है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं इन खेतों को आबाद रखूँगा जितने हमने कर दिए हैं। और ये लिखित सौदा भी करके जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ अपने लड़के से कि भाई जब तक वो रहेगा तब तक इन खेतों को करेगा। मैं एक निश्चित अमाउंट रख के जाऊंगा कि बेटा इनसे ये तूने ये खेतों को आबाद करना है, क्योंकि जब ये हमारे खेत आबाद रहेंगे, हमारे ही नहीं है पहाड़ के, जब तक खेत आबाद रहेंगे सब कुछ आबाद रहेगा। ये नदियाँ आबाद रहेंगी, नदियाँ आबाद रहेंगी तो जो हमारे गंगा जी के प्लेन वगैरह हैं वो सब उसके चारों तरफ के खेत वगैरह हैं, मैदानी इलाके, वो आबाद रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं वही बोलता हूँ, टाइम एंड अगेन बोलता हूँ कि फौजी अगर आके यहाँ पे कर रहा है और मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बैकअप है, मेरी पेंशन है। फसल नहीं होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर उस काश्तकार की देखिए ना जिसकी की फसल बर्बाद हो जाती है, कहाँ से होगा उसके पास, और कोई साधन ही नहीं है उसके पास, ख़त्म हो जाएगा वो। अभी हमने मिर्च बोई, जिन लोगों ने, अभी एक बहुत अच्छी बात क्या हो रही है कि लोग कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। जिस खेत में आपका 100 किलो मंडवा होना है, उसमें सिर्फ अगर आपकी 40 किलो मिर्च हो जाती है तो आप देखिए ना, मंडवा है 40 रुपये किलो तो 4000 रुपये लगेगा, और मिर्च जाती है आपकी 900 रुपये किलो, तो अगर 40 किलो भी हुई तो 36,000 रुपये होंगे। उन्नत किस्म के बीज दे सरकार, देखिए उस जगह की कि हाँ भी कि किस तरीके से किसानों को हम दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ चक वगैरह है, अभी हमारे ये चक को अगर आप पूरा कवर कर ले, जो मतलब कि यहाँ पे 25-30 खेत हैं और यहाँ पे हम बोलें कि हमने मंडवा करना है, मिर्च लगानी है, इस तरीके से सॉयल टेस्टिंग वगैरह जी नाम की है यहाँ पे। सॉयल टेस्टिंग बोले जी, सॉयल टेस्टिंग है, कहाँ है सॉयल टेस्टिंग, है ही नहीं है। पानी पी लो, और चाय में तो पानी बहुत ज़्यादा पी लो।
भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो हमारे ग्रामीण भारत में जितने भी तीज त्योहार धार्मिक जो रीति रिवाज हैं संस्कृति हैं वो सीधे खेती से जुड़ी रहती हैं। पहाड़ों में भी जब खेती अपने चरम पर थी 70-80 के दशक में, तो जितनी भी हमारी परंपराएं थी रीति रिवाज थे वो भी जिंदे थे, क्योंकि जो पूरा फसल चक्र है उसी के हिसाब से और उनसे जुड़े हुए हमारे तीज त्योहार हैं, पर्व हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, वो भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब संक्रांत आती है, घी संक्रांत आती है, उसके अलावा जो अलग अलग त्यौहार हैं उत्तराखंड में जो पर्व मनाए जाते हैं अभी भी कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन जिन इलाकों में खेती बाड़ी बंजर हुई, लोगों ने पलायन किया, तो वो जो रौनक है उनके तीज त्योहारों की संस्कृति की वो भी फीकी सी पड़ने लग गई। जिन इलाकों में खेती बाड़ी अपने चरम पर है, खेती बाड़ी आज भी हो रही है, वहाँ आप देखेंगे कि उनकी संस्कृति में वो जो रंग है खेती बाड़ी का या मिट्टी का वो दिखाई देता है। तो कर्नल यशपाल नेगी का भी ये सपना है कि वो अब धीरे धीरे अपने गांव से उसकी शुरुआत करके आसपास के जो इलाकों में प्रवासी जीवन जी रहे हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, वो वापस आएँ। छोटे छोटे खेती सही जो उनके हैं उनमें धीरे धीरे करके कोदा, झिंगोरा, मंडवा और जो दालें हैं, गहत है, ये और जो साग सब्जी है वो धीरे धीरे शुरू करें। बैलों को इकट्ठा करें, उनसे हल जुतवाएं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप है हमारी, परंपरागत खेती है, कौड़ी है और झिंगोरा है, आपकी दालें, ये जितनी भी परंपरागत फसलें हैं, धान है, इनको वो धीरे धीरे शुरू करें। और कर्नल यशपाल नेगी नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में इस तरह की मुहिम को शुरू कर रहे हैं। आपने विजय जरदारी जी का नाम सुना ही होगा, जो बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणाता हैं टिहरी में। वो कई सालों से जो परंपरागत बीज हैं उनको बचा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, ताकि जो जैविक बीज हैं उन्हीं को हम खेतों में बोएं। कर्नल नेगी चाहते तो सेब और आड़ू, पुलम, कीवी का बगीचा अपने खेतों में आराम से लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने मिट्टी में जो सदियों से जो खेती बाड़ी हो रही है उसी को चुना। आखिर ये कम बारिश में भी, क्योंकि पहाड़ों में जो खेती होती है पर्वतीय इलाकों में, वो खेती जो होती है वो बारिश पर आधारित होती है। अगर बारिश ठीक ठाक हुई तो फसल भी अच्छी होती है, और अगर बारिश कम या ज़्यादा हुई तो फसलों को नुकसान भी होता है। तो ये भी एक कारण है कि उन्होंने जो खेती है अपनी पुरानी चुनी। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आप देखिए, उन्होंने देवदार का भी पेड़ लगाया है। इस खेत में उन्होंने मक्का बोया है, गहत और रियाज बोई है, आपकी जो मिर्च है वो बोई है, मंडवा बोया है। तो जो 12 अनाजा है, मल्टी क्रॉप है, उसका उन्होंने वो बोया है। और कई जगह उन्होंने आड़ू, पुलम के कुछ पौधे भी लगाए हैं ये इस तरीके से। तो वो जो फल हैं अपने खाने के लिए और जो साग सब्जी और अनाज हैं अपने खाने के लिए, वो तमाम खेत उन्होंने फिर से जिंदा किए हैं। अगर इस तरह और भी लोग शुरू करें पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे ही सही, तो एक उम्मीद तो ज़रूर जग जाएगी कि जो पहाड़ों के खेत बंजर हैं वो फिर से आबाद हो सकते हैं। देखिए, मैंने जम्मू कश्मीर में भी रह चुका हूँ, कुपवाड़ा वगैरह में, जहाँ के पेड़ टूट रहे होते थे सेबों से, और हिमाचल में भी लाहौल स्पीति में जहाँ के रेड रॉयल, गोल्डन एप्पल वगैरह बड़े फेमस है। मैं इतना इंटीरियर में हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक सेब का बगीचा लगाता हूँ और मेरे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 5 क्विंटल अगर सेब हो भी जाएं, तो एक बड़े रामनगर भिजाना में देखा तुम कितना कॉस्ट आली, मार्केट कहाँ है मेरे पास में। थोड़ा बहुत तो चलो मैंने मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर दिया। यहाँ पे पहाड़ हमको खान कती सेब खान कती की भी खनी। अब कह को बोली 80 रुपये की भी, तो कैल खानी। बोलते हैं जी कोरोना में बहुत खाई। अरे कोरोना में शहरों में हुआ ना, पहाड़ में कहाँ कोरोना हुआ? पहाड़ में कोरोना नहीं था। परंपरागत खेती में सब आप अगर मतलब कि पारंपरिक खेती है, कन्वेंशनल खेती है, आप कोदा, झुंगोरा, यहाँ की दालें वगैरह कीजिए। देखिए, आप कौन बोल रहा है आपको? कभी मुझे नहीं लगता है कि कहाँ के सेब उत्तराखंड में कौन सी जगह जहाँ के हम सेब बोलते हैं। बट राजमा आप देख लीजिए, बोलेंगे फलानी 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 की जगह की राजमा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर हमने पहाड़ में इस तरीके से हमने विकास करना है, तो आपको इस तरीके से जो हमारी कन्वेंशनल खेती है उसके तरफ दीजिए आप जोर। सेब भी लगाओ, लेकिन ये हाँ भाई, सेब लगाओ, आप 2-4 जगहों पे लगाओ, 1-आध नाली लगाओ, खाने के लिए लगाइए ना। अब आप देखिए, आप हमारे गांव में, अब आप बात छेड़ी दी है, हमारे गांव में पहले लगभग 40-45 जोड़ी बोल्ड रेंज है, 40-45 जोड़ी बैल।
आज हमारे गांव में एक जोड़ी बैल है, अभी बेचौर जान हो रहे हैं, झग झग झग। मेरे पास ट्रैक्टर है, मैंने अपना लगा दिया। सरकार बोलती है कि हम किसान निधि दे रहे हैं जी, सम्मान निधि 6,000 रुपये साल की। अरे आप उसको लोन दीजिए ना बैलों के लिए। आप पशुधन गौधन की बात करते हैं, आप बैलों के लिए दीजिए उसको लोन कि ला भाई बैल ला। जो किसान बैल हल चलाएगा, हल्या फाउंडेशन, हम एक है भी हमारी हल्या फाउंडेशन कर रहे हैं, जिसमें हम उनको किसानों को बोलते हैं जिनके बैल वगैरह, आओ एक दिन बसंत पंचमी के दिन हल लगाते हैं। बैल उनसे ना पींडू दिन चाहे, तेल लगान चाहे, पूजा करना चाहे, पिटे लगान चाहे। कहाँ है अभी बैल? कोई पूछ रहा है? खेती जिंदा है तो हमारा कल्चर भी जिंदा है। अरे हमारी खेती, हमारा कल्चर हमारे खेती से ही है। गौड़ों की पूजा, बोलदों की पूजा है कि नहीं है? बदान पूजन चाहे गौड़ भी है, 11 दिन बाद जांच है तो पूजनों को जांच है। कहाँ है हम लोग? किस बात की, कहाँ बात कर रहे हैं हम? आप सम्मान, मतलब किसान को क्या सम्मान देंगे आप? किसान जो खुद अन्नदाता है, आप उसका सम्मान 6,000 रुपये में करेंगे या 60,000 में करेंगे? आप उसको बोलिए भाई बैल लो, बिरगणा गांव ये लीजिए, आपके पास कौन है, कितने, 20 लोग हैं, 20 लोगों को मैं देता हूँ 1-1 लाख रुपए, आप बैल रखिए अपने, चलाइए उनको, खेती करिए, तब तो बात है। पता नहीं, मुझे लग रहा है हाइपोथेटिकल हो सकती है बात, पर क्या पता करें। ये गांव जो है समुद्र तल से लगभग 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेगी जी का जो नंबर है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उनके गांव की जो गूगल लोकेशन है वो भी हमने दिया है। अगर आप देहरादून से चल रहे हैं तो देहरादून से आप सबसे पहले देवप्रयाग संगम नगरी आएंगे, वहाँ से फिर सतपुली से फिर आप यहाँ आने के जो रास्ता है, तो आप एकेश्वर वाली जो चौनकोट जनशक्ति मार्ग है वहाँ से एकेश्वर, चौबट्टा खाल से गवणी से फिर बैजरों, और बैजरों से फिर आगे NH में चलते हुए जवई एक जगह है, जवई से करीब यहाँ तक आप सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। करीब जवई से 6-7 किलोमीटर उनका जो वीरगणा गांव है ये यहाँ पर है। इस गांव में करीब 25 परिवार रहते हैं इस रेवेन्यू विलेज में जो वीरगणा है। तो करीब 20 परिवार पहले थे। जब कर्नल यशपाल नेगी गांव लौटे 2020 में खेती बाड़ी शुरू करी, तो उसी समय कुछ परिवार और भी आए और उन्होंने भी खेती बाड़ी, अपने जो पुश्तैनी मकान हैं वो बनाए, और उसके बाद से उनकी कहानी है ये शुरू होती है। उनका जो चैनल है जिसमें वो छोटी छोटी कहानियाँ अपने गांव की बताते हैं, यशपाल बीना नाम से, उसमें भी आप उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है, पूरी जो उनकी जर्नी है अभी तक की, वो वीडियो में देख सकते हैं। वो टाइम ये देखा तुम, इस पूरी जमीन जो देखना चाहिए तुम देखो मत भी गो, ये पूरी एक भी पुंगड़ी नहीं छो जो बंजर छो हमारे टाइम पर, एक टुकड़ा। आज देखो, आज जो आवाज करन तो पार बने, पर आज घास भी नहीं काट सकता, मतलब देखा ये चीज भी कर जनता में यंग ब्लड बहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये है, मतलब खाने को सब तक चढ़ो छो, पर के को जो करण नहीं पड़, मेहनत नहीं करना पड़े।
खेती अब धीरे धीरे हुई अब आप लोगों ये गांव में बड़ो पूरा उत्तराखंड है नजर पड़ी है कि भाई ये गांव लोग करना चाहिए ना नेगी जी करना चाहिए ना आप लोग खेती धीरे धीरे करना चाहिए तो उम्मीद चाहिए कि वहाँ अगने नहीं भाषा मीठ नहीं देखो मैं यहाँ पर दिला बात बोलूँ मतलब नहीं हो सकूँ क्योंकि जो एक वो हूँ ना भविष्य जो पीढ़ी हूँ हमारी भविष्य पीढ़ी मतलब ये कि उसे कोई रुचि नहीं चाहिए चीज़ में ठीक है मैं बोला मैं ये नहीं बोल सकूँ वो एक बहुत दिल बहुत रुचि है पर मैं वैसे अगर ये बोल के अगड़ पीढ़ी की बोलो तो अगड़ी पीढ़ी को ज्ञान पता ही नहीं थी कि हमारे पंगुड़ कोच जो नेगी जी चीन करना साहब ये आपका क्या लग दी नाती हाँ नाती प्रधान बनाया नाती हमारे प्रधान करना ले सब कुछ हमारे नाती कारण कुछ काम वह कारण ना तो तब कंडाल वो कहीं लगा कंडाल तो मना जा अब लोड कंडाल लगा हम लोग करना तो कंडाल लगा अरे गाँव था अगर वो एक दिल में आया तो सारा गाँव था चमका जोल ये तो आज हम नीचे 4 बात सुन और 6 अगल पानी का ठीक थे हाँ ये न तो चमके भी दिन अगर वो अगर जो कोई ठीक रहा लो तो सही बात अगर जो ये बोला ले एक बोला मैं बढ़ू एक बोला ये शीर में मत मचू और है शीर मत मचू ऐसे नहीं चलेगा सब मदद करनी पड़ेगी हाँ बस तो हाँ पाती तो अभी तक तो नहीं कहे छे पर ऐसो की साल बा कहीं से वो 1-2 पोड़ा खाइंडा छी कि चलो आप टाइम पास हो जान सुधी बैठन चले तो और थोड़ा पर पूरा हारा भरा भरा तो बढ़िया छ नहीं पहले तो जब हाँ पहले तो खेत पात कहीं पूरी खेत पात छै पहले तो पता बच चल गया था हम नहीं कि लेकिन अब इतना साल तो हम समझ लो तुम 30-40 साल तो हम राई वाला नहीं रहा। मुझे लगता है कि धाद इस विचार को समाज से जोड़ने में कायम हो गई और इस बीच धाद की अपनी भी समझ बनी है जिससे ये कैंपेन समाज के बीच में गया। और अभी मैं सतपुली में था परसों, हमने इस बार 5000 सिट्रस के प्लांट्स बांट रहे हैं। नारंगी तो पहाड़ की नारंगी की जो प्रजाति है डिफरेंट है, उसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है। अल्टीट्यूड की वजह से या उसका जो वातावरण है टेम्परेचर की वजह से बड़ी सुगंध होती है। हर जगह के संतरे की अलग होती है नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलियन मैंडरिन की अलग होती है, जो साउथ अफ्रीका का होता है वो अलग सा होता है स्वाद, माल्टा का अलग होता है, ऐसे नारंगी की बड़ी होती है। तो हमने 5000 नारंगी और माल्टे के पौधे बांटे। ये समाज के सहयोग से कर रहे हैं, इसमें कोई सरकार का योगदान नहीं है। तो जो इस बार किसानों ने जिम्मेदारी ली है उसमें जैसे पवन बिष्टे हैं, ऐसे बहुत सारे किसान आए हैं जो जिम्मेदारी से पौधों को लगाएंगे। अदरवाइज़ तो सरकार तो आज़ादी के बाद उद्यान विभाग हमारा चल रहा है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए कितने पौधे सर्वाइव किए। लेकिन धाद एक वचन पत्र शपथ पत्र ले रहे हैं कि मैं वचन देता हूँ कि इन पौधों को बचा कर रखूँगा। तो मुझे लगता है ये जो कैंपेन है लोगों को अपील कर रहा है तो ये लोगों तक पहुँचेगा। आज 2 के पास पहुँचा, 5 साल में 50 के पास पहुँचेगा और इसे समाज अपनाएगा तो एक मॉडल भी तैयार होगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो ज़मीन है वो कुछ फलों के अनुकूल है। आड़ू पहाड़ का ही फल है, मूल रूप से चीन की पैदावार माना जाता है ना। तो ऐसे प्लम है, जैसे चोली आड़ू जिसे कहते हैं यानी खुमानी है, तो ऐसे जो और अप्रिकॉट यानी और जो ये अखरोट है तो पहाड़ों के उपज हैं, ठंडी जलवायु की हैं, तो उनके लिए नेचुरल वातावरण है। अगर ये उगते हैं तो हमें भविष्य में कहीं ना कहीं आज नहीं आने वाले हमारे बच्चों को आर्थिक लाभ देंगे। नहीं वो कम होगी, ये कहने का आशय नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर देनी। भाई वो हिमालय की पैदावार है, अगर आप एक को अध्ययन करें तो हिमाचल में भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स कम उगा रहे हैं, लेकिन वहाँ मक्की और मक्की में राजमा और दालें वैसे उगाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें धान भी उगा रहे हैं, पर वो हम ऐसे जो विकल्प हैं जैसे सेरे बोलते हैं जिनको हम, नदियों में जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ पर ऐसी फसलें उगा सकते हैं। ये विकल्प इस रूप में कि अगर ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे और सेब का बाग लगाएंगे तो वो ऐसी जगह लग सकता है जहाँ पानी कम है, या फलों के पेड़। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये है अखरोट है या फलों के पेड़ हैं वो अपने आप ही जल ग्रहण करते हैं और नेचुरल पैदा होते हैं। मैं भी न्यूजीलैंड में था, वहाँ तो जंगलों में आलू बुखारे होते हैं, प्लम्स होते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो स्वतः उग रहे हैं, उनको कोई सींचता नहीं, कुछ नहीं करता, कोई भी खा सकता है। हमारे यहाँ
अगर ऐसे क्षेत्रों में जो ऊंचे धारों में हमारे पेड़ हैं, जहाँ पानी की समस्या वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको हम वो जो पानी वाले क्षेत्र में उगा सकते हैं, और जो पूरा हमारे खेत बंजर पड़े हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। असिंचित और सिंचित भूमि में कर सकते हैं, या जहाँ पानी बरसात में इजीली अवेलेबल होता है वहाँ वो वाली क्रॉप्स उगाई जा सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये थी रिटायर कर्नल यशपाल नेगी और उनकी धर्मपत्नी बीना नेगी की कहानी कि कैसे वो अपने जो पैतृक ज़मीनें हैं उनको आबाद कर रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं अपने जो गांव है, और खेती बाड़ी करके अपनी जो सेकेंड इनिंग है रिटायरमेंट के बाद वो इस गांव में व्यतीत कर रहे हैं। गांव वालों के बहुत सपने हैं उनसे, इसीलिए जो ग्राम प्रधान उनको निर्विरोध नियुक्त किया गया है। इस गांव में जो सीमांत गांव है बीरों खाल का, बहुत सारी दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी हैं, शिक्षा संबंधी हैं, और ख़ास तौर पे जो खेती है वो तेज़ी से किस तरह बंजर हो रही है। तो इन उम्मीदों के साथ गांव वालों ने उनको प्रधान पद चुना है। इस कहानी को जब हम अगली बार बताने के लिए इसके आगे बताने आएंगे तो तब फिर से हम इस गांव में कर्नल जो यशपाल नेगी हैं उनके जो काम हैं प्रधान के तौर पर, कि क्या वो कर रहे हैं, उम्मीदों पर खरा उतर भी रहे हैं कि नहीं, कितना वो अपने गांव को बदल पाए, क्या उनके जो थीम थे अपने गांव को लेकर और कैसे वो काम कर रहे हैं, दोबारा इस गांव में जब उनका कार्यकाल शुरू होगा और कुछ काम ज़मीन पर दिखेंगे तो दोबारा आएंगे। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ऐसी ही अनकही, अनदेखी, अनसुनी किसानों की किस्से कहानियों को लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। जय नंदा, जय हिमाल।